दोस्तों 2021 में आई मलयालम फिल्म द कोल्ड केस हिंदी डब में अवेलेबल हो गई है। ये एक हॉरर मर्डर मिस्ट्री है हू डन इट वाली सीरीज की, और पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें हीरो हैं। रेटिंग इसकी IMDb पे 5.8 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। बाकी क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले थे। इसके निर्देशन को ख़राब बताया गया था और इसके अभिनय को भी औसत से नीचे था, किंतु इस फिल्म को शामिल करने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि इसका जो जोनर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है व्यक्तिगत रूप से, और हू डन इट सीरीज के हिसाब से इसको वन टाइम वॉच मैं फिल्म बोल सकता हूँ। बाकी इसके बारे में जानकारी लेंगे, पूरी फिल्म के बारे में बताएंगे आपको, अभिनय पर, कहानी, रेटिंग, टर्न ट्विस्ट और सब तमाम जानकारी। दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन किया है तनु बलक जी ने, और इसको लिखा है श्रीनाथ वी नाथ जी ने। एक इन्वेस्टिगेशन हायर ऑफिसर की भूमिका में इसमें IPS बने हैं पृथ्वीराज सुकुमारन जी। उनके अलावा अन्य कलाकार हैं अदिति बालन, पूजा मोहनराज, अनिल नेदु मंगद, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, आनंद, राजेश हैबर। दोस्तों ये कहानी है एक पैरानॉर्मल मर्डर के बारे में, जिसकी गुत्थी सुलझाने में एक जर्नलिस्ट और एक महिला जर्नलिस्ट पत्रकार और पुलिस इंस्पेक्टर IPS अधिकारी श्री M सत्यजीत, जिनका रोल पृथ्वीराज सुकुमारन जी ने निभाया है, ये दोनों अपनी अपनी जगह मर्डर की तलाश करते हैं, गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट का रोल किया है अदिति बालन जी ने। उनका पात्र का नाम है मेधा पदमजा। फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है जब अपने अपने तरीके से ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वॉल्व पाते हैं खुद को, एक अधिकारी के तौर पे, IPS अधिकारी के तौर पे, और एक पत्रकार, खोजी पत्रकार के तौर पर, और इन दोनों के रास्ते आपस में क्रॉस कर जाते हैं। निर्देशक तनु बालक जी की ये डेब्यूटेंट डायरेक्टर मूवी है। इससे पहले वे सिनेमेटोग्राफी का अपना प्रोफेशनल काम करते थे, वो एक सिनेमाटोग्राफर रहे हैं हमेशा से फिल्मों में। इस फिल्म की घोषणा उन्होंने 2020 सितंबर में कर दी थी। प्रिंसिपल फोटोग्राफी इस फिल्म की 31 अक्टूबर 2020 में शुरू हो गई थी, जो कि 7 दिसंबर 2020 तक ख़त्म कर ली गई थी। मुख्यतः इसकी शूटिंग त्रिवेंद्रम में की गई थी 36 दिन के लिए। प्रकाश एलेक्स जी ने इसका म्यूजिक दिया था। सिनेमाटोग्राफी का जिम्मा 2 लोगों ने उठाया था, जिनमें एक का नाम गिरीश गंगाधरन था और दूसरे थे जोमोन टी जॉन। एडिटिंग की थी शमीर मोहम्मद जी ने। 30 जून 2021 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उस वक्त सिनेमा थिएटर पूरे भारत में बंद थे, इसलिए इसको OTT पर रिलीज किया गया। दोस्तों ओपनिंग शॉट में वाराणसी में कुछ पंडित श्लोक पढ़ रहे हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और वहीं पर एक मुस्लिम को दिखाया केरल में, तो वह भी उसकी आत्मा से बात कर रहा है। ये सब मेधा के चैनल के लिए एक प्रोग्राम है सुपरनेचुरल पावर पर। इसकी TRP बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। मेधा एक खोजी पत्रकार है, वह अपनी सास से बात कर रही है जब वह कार चला रही है और अपने घर वापस जा रही है। उसका अपने पति से तलाक का केस चल रहा है। तभी उसकी बेटी की कस्टडी के लिए उसकी सास का फ़ोन आता है। नदी से एक खोपड़ी मिलती है किसी मृतक व्यक्ति की, और M सत्यजीत को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है स्पेशली पुलिस फोर्स द्वारा, इस मर्डर की जांच करने के लिए, क्योंकि वहाँ के राजनीतिक नेता के बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि कत्ल उसने किया है। खोपड़ी एक बैग में मिलती है, उसके अलावा कोई अंग नहीं मिलता, और यह रिवील होता है फॉरेंसिक जांच से कि यह खोपड़ी 1 साल पुरानी है। ये मर्डर लगभग 1 साल पहले हुआ है, और यह खोपड़ी एक 25 से 30 साल की उम्र की महिला की है। मृतक की पहचान जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है पुलिस द्वारा। जबड़े में केवल एक ही दांत बचा होता है, जो कि इम्प्लांट होता है, बाकी दांत झड़ जाते हैं। उससे पता चलता है कि मृतक का नाम मारिया ईवा है। पता चलता है वह काफ़ी अमीर परिवार से, उसके पिता उसके लिए काफ़ी ज़्यादा छोड़ गए थे मरने से पहले। पुलिस
एवा मारिया की लोकेशन ट्रेस करती है और उसकी फैमिली को ढूंढ लेती है। पुलिस एवा मारिया की सौतेली माँ लेजी से मिलती है। सौतेली माँ बताती है कि एवा मारिया के पिता ने 2 शादी की थी, वह पहली पत्नी से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने मरने से 1 महीने पहले अपनी सारी तमाम जायदाद एवा के नाम कर दी थी। वह अपनी दूसरी पत्नी लेजी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था और एवा मारिया ने शादी की थी अपनी मर्जी से एक नॉर्थ इंडियन से जिसका नाम दर्शन था, जिससे कि उसका तलाक हो चुका था। दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बनती थी और ईस्टर 2019 के पर्व के अवसर पर उसके पिता उनसे मिले थे। उन्होंने आपस में दोनों का झगड़ा शांत करा दिया था। मेधा की एक बहन ने आत्महत्या कर ली थी। वह हरिता अपने महिला वकील और दोस्त से डिस्कस करती है। वह हैरान होती है। हरिता पूछती है उससे कि उसकी बहन ने आत्महत्या क्यों करी, वह तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। इस पर मेधा कहती है कि उसको नहीं मालूम है। इसी वक्त मेधा अपने नए घर में शिफ्ट होती है, किराए के घर में। वहाँ उसको तरह तरह की एहसास होता है किसी आत्मा का। कभी उसके फ्रिज में बर्फ़ में मकड़ी मिलती है, कभी उसके घर में पानी भर जाता है, कभी कोई कुत्ता उसके घर में आ जाता है। उसकी नौकरानी को भी एहसास होता है। मेधा को एक दिन किचन में बेसिन में बाल मिलते हैं और एक दिन क्या नाम है उसको बुरा सपना आता है कि उसकी लड़की चिन्नी फ्रिज के अंदर बंद हो गई है। पता चलता है कि उसने एक बुरा सपना देखा था। उसे फ्रिज के ऊपर शक होता है कि फ्रिज का किसी आत्मा से कोई कनेक्शन है। उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। पुलिस को इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि एवा मारिया के नाम जितनी भी ज़मीन थी जो पुश्तैनी ज़मीन उनको अपने फादर की तरफ से मिली थी, वो सारी चुपचाप किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दी गई है। दूसरी तरफ एवा की जो आत्मा है वो मेधा से संपर्क करने की कोशिश करती है उसके नए घर में, जो कि अपनी महिला वकील हरिता से मिलकर आ रही है, बातचीत करके आ रही है अपनी बच्चे की कस्टडी लेने के लिए, अपने पति से तलाक लेने के लिए। हरिता वकील होने के साथ साथ मेधा की दोस्त भी है। मेधा को जब उस आत्मा के संकेत घर में मिलते हैं, उसकी नौकरानी भी बताती है और बच्ची भी इस तरह की बातें करती है, तो वह एक रिसर्चर की हेल्प लेती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक्सपर्ट होती है। वह उसे उस आत्मा का नाम बता देती है। अपने यंत्रों की मदद से जारा एक ब्लाइंड होती है, रिसर्चर होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर। जब मेधा को आत्मा का नाम पर चलता है एवा मारिया, तो वह अपनी वकील दोस्त हरिता को ये सब बातें बताती है जो कि उसका तलाक का केस लड़ रही है और वह लगातार नाम जानने के बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मेधा को इस बात का इल्म नहीं होता कि पुलिस भी इसी केस की छानबीन कर रही है। सत्यजीत इसी बीच एवा के एक्स हस्बैंड से मिलता है जिसकी अब शादी हो चुकी है। दूसरी शादी उसने कर ली थी, एवा को तलाक दे दिया था और उसे पता चलता है कि वह तो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और उसे 2.5 करोड़ रुपए देने थे तलाक से पहले, जो कि उसने अपनी पत्नी एवा मारिया से उधार लिए थे ताकि वह अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चालू कर सके। पता चलता है यह 2.5 करोड़ रुपए उसके नए ससुर ने चुका दिए हैं, जो कि उसी मीडिया हाउस का मालिक होता है जहां मेधा खुद काम करती है। छानबीन में एम सत्यजीत को एवा की लास्ट लोकेशन मिलती है एक वाराणसी शहर में। गहरी छानबीन और कई गवाहों की उपस्थिति में उसे पता चलता है कि एवा मारिया को लास्ट में सितंबर 2019 में देखा गया है, जो उस केरल में किसी छोटे बालों वाली औरत के साथ। किंतु हैरत की बात थी कि उसका मोबाइल फ़ोन 2020 अप्रैल तक एक्टिव रहता है और उसके फेसबुक अकाउंट पर वाराणसी की फ़ोटोएं अप्रैल 2020 तक अपलोड होती रही हैं लगातार, जिसमें उसका चेहरा खुद का नहीं दिखता मगर वाराणसी की फ़ोटो उसके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट होती रही हैं लगातार। सत्यजीत इसी बीच स्पेशल बस से वापस आने वालों के लिए कोविड-19 में एक जो राज्य ने एक बस चलाई थी उसके टूरिस्ट की लिस्ट मंगा लेता है, जो वाराणसी से फंसे हुए लोगों को निकाल कर होम टाउन में लाई थी। इस दौरान सत्यजीत को यह यकीन हो जाता है कि कोई धूर्त व्यक्ति इनकी फ़ोटो को, एवा मारिया की फ़ोटो को जानबूझ के पोस्ट कर रहा था और अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर रहा था ताकि लोगों को ये पता चले कि वह ज़िंदा है और कोई उसकी मिसिंग की रिपोर्ट ना करा दे थाने में।
खोपड़े की जांच करने वाला जो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं फॉरेंसिक लैब में, वो उनकी फ़ोन करके हेल्प करते हैं और ये बताते हैं कि उनको एक तमिलनाडु में हाथ मिला था इसी तरह से काले बैग में, और जिसके बारे में वो बताते हैं सत्यजीत को काफ़ी अच्छी लीड देते हैं। खाली कटा हुआ हाथ मिला था, उसमें बालों का एक गुच्छा था, उसका इस खोपड़ी से कोई ताल्लुक हो सकता है, ऐसा वह अनुमान लगाते हैं। एम सत्यजीत यह सुनकर बहुत खुश होता है, उसे एक बहुत अच्छी लीड मिल जाती है। वह उस थाने से संपर्क करके ऑर्डर लेकर वह हाथ मंगा लेता है और सारी डिटेल मंगा लेता है केस की, और पता चलता है डीएनए से कि यह हाथ और खोपड़ी एक इंसान के हैं, और यह जो बालों का गुच्छा है एक कटे हुए हाथ में, यह किसी महिला अपराधी का हो सकता है, क्योंकि महिला का है बाल, ये पता चल जाता है छानबीन से फॉरेंसिक को। जगह जगह इंक्वायरी करते हुए सत्यजीत को ये पता चल जाता है कि उससे पहले भी पूछताछ के लिए मेधा आ रही है, तो वह समझ जाता है कि वह भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सच्चाई जानने के लिए। दोस्तों, एम सत्यजीत का एक चाचा भी है जो शराबी है, पैसे वैसे मांगता रहता है। छानबीन के दौरान उसे पता चलता है कि उसका चाचा भी उसी बस में वाराणसी से वापस आया जिसमें एवा मारिया आई थी, उसकी बगल वाली सीट उन्हीं की थी लिस्ट के हिसाब से। तो वह अपने चाचा से पता करने जाता है, तो वो कहता है कि मेरे को उस शक्ल याद नहीं आ रही है। तो सत्यजीत उसको ईवा मारिया की फ़ोटो अपने मोबाइल से दिखाता है, किंतु वो कहता है ये ईवा मारिया नहीं है, वो तो कोई और थी। बाकी वह ये बोलता है कि जैसे उसे याद आ जाएगा, मिला है एक बार वो उससे दोबारा, वह बता देगा। इसी वक्त उसके चाचा का फ़ोन आ जाता है एम सत्यजीत के, और वो बताता है कि वह उससे कोर्ट में मिला था। मेधा और सत्यजीत को ये पता होता है कि एवा मारिया का फेसबुक अकाउंट है, और एम सत्यजीत उसके फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड की लिस्ट में से फ़ोटो निकाल लेता है उसके फ्रेंड्स की, जिसमें हरिता का भी नाम होता है, महिला वकील का, जो मेधा की दोस्त भी होती है और वकालत भी उसके लिए कर रही होती है, उसके पति से तलाक का केस लड़ रही होती है, और उसी ने एवा मारिया को अपने पति दर्शन से तलाक दिलाया था, उसका केस भी उसने ही लड़ा था। सारे बिखरे हुए सबूत एक माला के रूप में बन जाते हैं। अब ये एम सत्यजीत को यकीन हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला वकील हरिता ही है, जो कि मेधा की दोस्त है, और वह फेसबुक फ्रेंड में एवा मारिया की भी दोस्त रही है। कत्ल करने का उद्देश्य था हरिता का गले तक कर्जे में डूबे रहना, अपने पिता के मरने के बाद उसके अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाना। यह उस वक्त की बात है जब उसने एवा को तलाक दिलाया था और उसके पति दर्शन ने एवा मारिया को 2.5 करोड़ रुपए वापस दिए थे। उसके पिता का एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था जो कि अधर में ही अटक गया था, पैसे ना होने की वजह से उसके पिता की मौत के बाद। पिता के मैनेजर वगैरह उसे बताते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह, और उसके एम्प्लॉई की तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। 1 महीने में अगर प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर नहीं किया रियल एस्टेट का, लोगों को घर नहीं दिए, तो वह अरेस्ट भी की जा सकती है, गिरफ्तार भी हो सकती है। यह सब बातें ईवा मारिया के सामने होती है, किंतु उसको पता नहीं चलता हरिता के मन में क्या चल रहा है। हरिता उसे एक दिन बहाने से शाम को अपने घर बुला लेती है, और ताकि वह उसे उसके गम से दूर कर सके, वह उसका गला घोंटकर ईवा मारिया को अपने घर में मार देती है। रियल एस्टेट में काम आने वाले औजार जो उसके मैनेजर वगैरह ने उसके घर में ही रख दिए थे, उनसे उसको काट देती है, टुकड़े टुकड़े करके वो एक बैग में रख देती है, फ्रिज में इस्तेमाल कर। अलग अलग बैगों में भरकर वह लाश के टुकड़े जगह जगह फेंक देती है दूर दूर। ईवा मारिया के नाम वह खुद के आधार कार्ड को अटैच करके फ़ोटो लगाकर जाली दस्तावेज बना लेती है ईवा मारिया के नाम से ही। ईवा को जो वसीयत के हिसाब से संपत्ति मिली थी वह सारी वह बेच देती है ईवा मारिया के नाम से ही, और अपने फादर का बिजनेस जो वो मरने से पहले छोड़ गए थे वो संभाल लेती है। इसी बीच वह ईवा का फ़ोन नहीं फेंकती, वाराणसी ले जाती है, उससे पिक्चर लगाती है ताकि लोगों को ये लगे कि वह ज़िंदा है, ईवा मारिया ज़िंदा है। फेसबुक पर लगातार फ़ोटो अपडेट करती रहती है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती है उसको फ्रेंड्स को, ताकि उनको चिंता ना हो ईवा मारिया के मिसिंग होने की। कुछ महीने बीतने के बाद वह फ़ोन को नदी में फेंक देती है, लगभग अप्रैल 2020 के बाद। केरल राज्य की बस सर्विस चालू कोविड-19 की वजह से जो हुई थी, उसमें उसे वाराणसी से वापस केरल आना पड़ता है, वह बस पकड़ लेती है। हरिता को शंका हो जाती है कि वह जल्दी गिरफ्तार हो जाएगी। वह इस शंका में मेधा के घर जाती है ताकि वह विटनेस को ख़त्म कर सके, क्योंकि वो वाला फ्रिज जो है वो मेधा के पास होता है, जिस फ्रिज से उसे आवाज़ें वगैरह भी आनी शुरू हो जाती है।
यह फ्रिज किसी तरह से मेधा के पास पहुंच जाता है, उसके मालिक के पास, मकान मालिक के पास, और मकान मालिक से वो फ्रिज वहीं मेधा के पास ही रह जाता है। वह बीच में कहती भी है कि उसे डर लग रहा है, इस फ्रिज को आप यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि आत्मा उसे संकेत दे रही थी। यहाँ पर जब हरिता मेधा के घर पहुँचती है तो उसे वही फ्रिज दिखाई देता है जिसमें उसने लाश के टुकड़े रखे थे, और वह फ्रिज में एक्सप्लोड हो जाता है, उसमें से आवाज़ें आने लगती है और एलिमेंट शुरू हो जाता है, और फ्रिज के फटने से हरिता की मौत हो जाती है। फिल्म के अंतिम सीन में सत्यजीत और मेधा आपस में बात करते हैं। मेधा उसे बताती है कि उसे पक्का यकीन था कि ईवा मारिया की आत्मा उस फ्रिज के माध्यम से उससे बात करना चाह रही है, उसे संकेत दे रही है। सत्यजीत उसे बताता है कि विश्वास और तर्क के बीच में हमेशा एक गहरा लड़ाई रहती है, एक फ़र्क रहता है लॉजिक और फेथ के बीच में। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वह केवल तर्कों के आधार पर ही केस को छानबीन कर सकता है। इस हादसे में हरिता के मरने को वह अद्वितीय दुर्घटना बताता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फ्रिज एक्सप्लोड हुआ है और उससे किसी की जान गई है। अंतिम सीन में मेधा के पुश्तैनी मकान में उसकी बहन की तस्वीर टुकड़ों में टूट जाती है जब वह रेडियो चलाती है। यहीं फिल्म का समापन हो जाता है, जो कि ये इशारा भी करता है कि इसका सीक्वल बनेगा ज़रूर, और इसके निर्देशक ने ऐसे मोड़ पर कहानी ख़त्म की है जहाँ मेधा की बहन की आत्महत्या की मृत्यु का राज भी पता चलेगा। और इसमें किसका रोल हो सकता है किसका नहीं, ये दर्शकों के ऊपर और विवेक पे छोड़ दिया गया है, निर्देशक के ऊपर है ये कि इसको कहानी को कहाँ मोड़ते हैं। बाकी इसका सीक्वल बनेगा ऐसे मोड़ पे कहानी छोड़ी गई है। दोस्तों, इस फिल्म में जानबूझ के पात्रों की भरमार करी गई है। जैसे कि एक मर्डर मिस्ट्री में पात्र जितने ज़्यादा होते हैं तो दर्शकों का दिमाग चकराने के लिए निर्देशक ने यह सूझबूझ या बेवकूफ़ी जो भी कह सकते हैं आप चली है। पात्रों की इतनी भरमार है हद से ज़्यादा। बाकी थोड़ा सा मैंने 2-3 जो इसमें गैर ज़रूरी इंसिडेंट थे उनका मैंने जिक्र नहीं किया, मैं अब कर देता हूँ। शुरुआत में जैसे कि किराए का मकान लेती है मकान मालिक से, तो सामान वो अपना लेके नहीं जाता मकान मालिक मेधा के घर से, उसी में एक फ्रिज होता है। तो वो फ्रिज उसके पास कैसे आया था, ये एक्सचेंज ऑफर में उसने किसी को बेचा था। उस मकान मालिक के उस दुकानदार के पास जाती है मेधा पता करने की फ्रिज आपने किससे ख़रीदा था, मगर वो बता नहीं पाता। एक तो फ्रिज का ये रहस्य था। दूसरा ये था कि मेधा जिस चैनल में काम करती है उसका मालिक उसका ईवा मारिया का भूतपूर्व पति होता है, पुराना पति दर्शन। और एक्चुअली क्या है कि उसकी टीआरपी चैनल की ठीक नहीं चल रही होती तो मेधा से नाराज होते हैं। और टीआरपी इसलिए ठीक नहीं चल रही थी कि मेधा खुद यकीन नहीं करती सुपरनेचुरल ताकतों में, और पैरामेंटल एक्टिविटी के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी में वो यकीन नहीं करती है, और चैनल उसका काम नहीं कर रहा था। जब वह आती है घर पर तो उसे नए नए उसमें आवाज़ें और दुनिया भर की चीज़ें हरकतें समझ में आती है, फ्रिज से कनेक्शन दिखता है आत्मा का। वो अपने एक दोस्त जैसे ऑफिस में था आसिफ, उससे बात करती है। वो उसको जारा के पास ले जाता है जो एक ब्लाइंड रिसर्चर है पैरा नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। वो रात को 3 बजे उसके घर पे अगले हफ्ते आके से ईवा मारिया का नाम बताती है, जो बड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। उधर उसी वक्त जो अपने आईपीएस ऑफिसर हैं सत्यजीत, उनको भी उसी वक्त पता चलता है। उनकी जूनियर जो है नीला आईपीएस, वो उनको मेल करती है कि उसका नाम पर चल गया डेंटिस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट करके आधार कार्ड से, वो भी भेजती है। उसी वक्त वो ईवा मारिया का नाम मेल पे पड़ता है। दोनों को एक साथ ही पता चलता है। दोनों इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चल रही थी। एक खोजी पत्रकार मेधा कर रही थी और एक अपने आईपीएस अधिकारी सत्यजीत जी कर रहे थे। बाकी इनके चाचा का भी छोटा सा रोल दिखाया है। थाने में जब ये बात कर रहे होते हैं तो वो मिलने आते हैं, शराब के लिए पैसे मांगते हैं, वाराणसी से वापसी आते हैं। ये उसी बस में जो केरल राज्य सरकार ने कोविड पेशेंट को लाने के लिए वाराणसी से की थी। ये भी एक इत्तेफाक दिखाया। फिर उनको याद आ जाता है कि भाई मैंने हरिता को कोर्ट में देखा था काले ड्रेस में। वो फ़ोन करके बता देते हैं। तो फिल्म की कहानी जो है संयोग पे ज़्यादा आधारित है। और सत्यजीत इस फिल्म में जो स्टेप उठाता है, जैसे लड़कियों को शॉर्टलिस्ट करता है 25-30 साल की मिसिंग लड़कियों की कंप्लेंट देखता है, उस तरह से वह लिस्ट शॉर्टलिस्ट करते करते मेधा तक पहुंच जाता है। एक दांत की वजह से डेंटिस्ट जो होते हैं उनका एक पैटर्न होता है इम्प्लांट करने का, उससे पता चल जाता है कि पेशेंट कौन है, कहाँ रहता है। उसका आधार कार्ड भी मिल जाता है। मगर सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब हरिता ने आधार कार्ड उसका चेंज करके अपनी फ़ोटो लगा दी थी तो उसके आधार कार्ड रजिस्ट्री के नाम पे जब उसने
प्रॉपर्टी बेची थी हरिता वकील ने, तो उसने कैसे मैनेज किया होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसकी गांव की ज़मीन बेच आती है वो, 2.5 करोड़ रुपया पहले ही उसने हथिया लिया था, थोड़ा थोड़ा बैंक से पैसा निकालती रहती है। बहुत चालाक दिखाया, मगर आधार कार्ड का ये कंसेप्ट समझ नहीं आता। सत्यजीत जो भी स्टेप उठाता है वो उसका ठीक बैठता है। बाकी ऑफिसर सारे बेवकूफ़ दिखाए हैं इसमें, वो खाली घूरते रहते हैं एक दूसरे को या सत्यजीत की बातें सुनते रहते हैं, उसके अलावा उनका कोई भी योगदान नहीं है। डिपार्टमेंट बिल्कुल एक ही बंदे पे सिमट के रह गया सत्यजीत की इन्वेस्टिगेशन पे। जो इन्वेस्टिगेशन वो करता है वो सारी इन्वेस्टिगेशन उसको करेक्ट मिलती चली जाती है। वो वार्डन से भी मिलता है, हॉस्टल में वर्किंग वूमन हॉस्टल में जाता है, वहाँ भी उसको इन्फॉर्मेशन सारी सही मिल जाती है। वह ईवा मारिया की सौतेली से माँ से मिलता है, उससे इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। फिर वह क्या नाम है उसकी सहेली से मिलता है, वो बताती है कि दिसंबर 2019 में उसका मैसेज आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, शादी में आ नहीं पाई कि मैं यात्रा पर हूँ। तो वहाँ भी वो मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन उसको A to Z करेक्ट मिल जाती है। जहाँ जहाँ वो हाथ डालता है, डेंटिस्ट से भी उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कटा हुआ हाथ भी उसका DNA रिपोर्ट के साथ मिल जाता है। जहाँ जहाँ वह कदम उठाता है वो सारे कदम उसके 100% एक्यूरेट दिखाए हैं। बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे एक बार लगता है जैसे हत्यारा वो खुद ही है जिसने जगह जगह ये सबूत इम्प्लांट किए हैं और उन्हीं सबूतों को वो खुद ही उखाड़ रहा है। ये भी एक अजीब सा लगता है, एक बार शक जाता भी है। मगर फिल्म में पात्रों की भरमार इतनी ज़्यादा कर रखी है। एक बार मेधा की सास भी घर पर आती है, वो सेल्फी खींचती है अपनी पोती के साथ, तो वो चाहती है कि भाई यादगार के तौर पर है अपने बेटे को दिखाने के लिए। तलाक तो हो ही रहा है अजय के साथ, इसका मेधा का, उसके पति का नाम अजय होता है। तो उस वक्त उसे ज़मीन पर निशान खून के बने दिखाई देते हैं, फ्रिज तक जाते हैं, वो वापस भाग जाती है। थोड़ा शक उस पर भी डाला गया है। वो आध्यात्मिक यात्रा के पर निकली हुई है, आश्रम में रहती है और वह अपनी पोती की कस्टडी के लिए अपनी बहू पे दबाव डालती है और ज़बरदस्ती उससे मिलने चली जाती है। वो चाहती भी नहीं कि वो मिलने आए, वो वहाँ बैठे चाय पिए कुछ करे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे चाय मांगती है। बाकी ये सब चीज़ें दिखाई हैं। जारा का रोल है, ब्लाइंड रिसर्चर है, सुचित्रा पिल्लई ने वो रोल निभाया है। अजीब सा रोल है, ब्लाइंड होती है मगर आत्माओं को देख सकती है, उसके बाद यंत्र होते हैं। इन बातों पर यकीन तो करना बड़ा मुश्किल है, मगर क्या करे फिल्म में दिखाया गया है। उसका एक दोस्त आसिफ होता है, वो मेधा की बहुत मजाक उड़ाता है, कुलीग होता है, मगर वही मेधा को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए जारा से मिलवाता है, जो रिसर्चर होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की। ईवा मारिया के भूतपूर्व पति दर्शन पर भी थोड़ा शक डाला गया, उसके व्यवहार के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा, जो वो इंस्पेक्टर IPS अधिकारी से करता है सत्यजीत से कि ये ऑफिस में बात करने का वक्त नहीं है, घर पे आना। अपनी अकड़ दिखाता है थोड़ी सी। बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का वो मालिक होता है, उसका ससुर भी उसी में होता है जहाँ मेधा काम करती है, उसका भी उसे गरूर होता है। उसकी पत्नी का व्यवहार भी बड़ा अजीब सा ही रहता है और वो सारी बातें ऐसे खोल कर बता देते हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र के प्रपोज ने, जी मेरे को 2.5 करोड़ देने थे, उसके वापस देने थे। अपने ऊपर ही शक डलवा रहे हैं खामा कि मैंने 2.5 करोड़ देने थे, देने का कोई प्रूफ है नहीं है, कुछ बात पता ही नहीं चलती। शक डाला गया कई जगह और दुनिया भर के 25-30 इसमें पात्र खामा के भरे पड़े हैं। अब इस फिल्म के कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की मैं बात कर लूँ। डायरेक्शन बहुत ही लचर है, अभिनय पक्ष बहुत कमज़ोर है, किसी का भी अभिनय सही नहीं है। पृथ्वीराज कुमारन की भी, सुकुमारन की भी अपनी एक क्षमता है, सीमित क्षमता के हीरो हैं। हिंदी वगैरह में भी इन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं काफ़ी टाइम से, मगर इनकी फ़िल्म चल नहीं पाई हिंदी में कोई भी। और बाकी ये भी साल में इनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप ही रहती हैं। लूसीफर लास्ट हिट फिल्म आई थी जिसमें शायद एक को प्रोड्यूसर भी थे, मलयालम फिल्म। बाकी इनकी एक सीमित क्षमता है, इसमें वो क्षमता भी नहीं दिखाई दी इनकी। इनके कुलीग के रोल में जो काम किया नीला वगैरह ने, या जो भी है इंस्पेक्टर वगैरह IPS अधिकारी बने, वो सब भी नौटंकी सी लगती है। चाचा का रोल भी ढीला ही है। बाकी हरिता के रोल में जो है उनके भी रोल कोई ख़ास नहीं है, एक विलन के तौर पर उनको दिखाया है। किसी भी एंगल से ना वो विलन लगती है ना वो वकील लगती है। बाकी अभिनय पक्ष बहुत ख़राब है। शुरू की 2 घंटे 19 मिनट की टोटल फिल्म में शुरू के 2 घंटे तो बिल्कुल ही बोरियत से भरे हुए हैं। स्क्रीन प्ले बिल्कुल बकवास है, BGM भी ख़ास नहीं है। लास्ट के 20 मिनट में थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट डाला गया है। ये फिल्म इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा हॉरर एलिमेंट पर ज़्यादा डिपेंड करती है। अभिनय पक्ष कमज़ोर होने की वजह से फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाती। पृथ्वीराज सुकुमारन के पूरे फेस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी फिल्म के दौरान एक ही फेस एक्सप्रेशन रहता है, एक ही एक्सप्रेशन रहता है। उनको जब सफलता मिलती है तब वो एक्साइट नहीं होते, उनको कहीं पर कुछ तथ्य पता करने जाता तब उनके उत्तेजना चेहरे पे नहीं, ना उनको कोई दिक्कत।
पूरे एक्सप्रेशन एक। वही अतिथि ने भी ऐसे ही अभिनय किया है, उनका भी अभिनय बहुत ही साधारण से भी नीचे है। कुल मिलाकर फिल्म वन टाइम वॉच है, केवल इसलिए कि ये हूडनट सीरीज की फ़िल्म है और मर्डर मिस्ट्री है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से एक बार इसे देखा जा सकता है केवल, क्योंकि इसको क्रिटिक्स ने भी रिव्यू जो दिए थे उसमें भी 1 स्टार 5 में से और मैक्सिमम स्टार 3.5 स्टार 5 में से इसको मिले थे। तो उनके बारे में तो जिक्र करना बेकार है, क्योंकि सभी ने निर्देशक का लचरपन बताया, निर्देशन का स्क्रीन प्ले 0/0 बताया, अभिनय पक्ष भी कमज़ोर बताया, पृथ्वीराज कुमारन के पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, बाकी कलाकारों का अभिनय भी औसत से बहुत नीचे है, बीजीएम संगीत वगैरह सब बेकार है, फिल्म की नरेशन बहुत स्लो है, पेस नहीं है फिल्म में बिल्कुल भी। थोड़ा सा 20 मिनट फिल्म ये छोटी की जा सकती थी, शायद उससे पेस बढ़ जाती, मगर बीच में शुरू के 2 घंटे में बीच में 1-2 बार झपकी आ सकती है। और ये अच्छा किया इसको OTT पे रिलीज़ किया, क्योंकि शायद ये हॉल पे होती तो बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती थी। बाकी इसके जॉनर की वजह से मर्डर मिस्ट्री हॉरर मूवी होने की वजह से आप इसे देख सकते हैं। हूडनट के हिसाब से 25-30 पात्रों में फिल्म को प्रेडिक्ट करना तो बहुत आसान है। फिल्म के शुरू के आधे घंटे में विलन का प्रेडिक्शन हो जाता है, मगर फिर भी एक बार इसे देख सकते हैं केवल इसलिए कि थोड़ी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, बाकी कुछ स्टोरी लाइन ठीक सी है, बाकी और कुछ इसमें अच्छा नहीं है फिल्म में। बाकी अगर आपने फिल्म देख ली है यूट्यूब पे तो अपनी राय कमेंट द्वारा अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय श्री राम, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।